रात की गहराइयों में जब एक पिता गहरी नींद में सो रहा था, तब 15 साल की बेटी अपने पिता की छाती के ऊपर बैठकर अपने पिता को थप्पड़ मार कर थप्पड़ मारी जा रही थी, बॉक्सिंग मारी जा रही थी। वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि कहीं पापा नींद से ना जाग जाए। कहीं थप्पड़ और बॉक्सिंग मारने के बजाय जब पता लगा कि पापा नहीं जाग रहे हैं, तब अपने पिता की बॉडी को ले जाकर वो बाथरूम में छोड़ देती है और उसके बाद सुबह होने का इंतज़ार करती है। सुबह-सुबह एक शख्स उस घर के अंदर दाखिल होता है। दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, बताएँगे इस वीडियो में। लेकिन सुबह 8:30 बजे पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप जाती है और बगल के ही पेट्रोल पंप से वहाँ से जाती है और 2 से 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है और अपने बाप, जो कि बाथरूम में मौजूद था, उस पर पेट्रोल छिड़कती है, उसे घसीटती है, उसे नोचती है और उसके बाद उसे जिंदा जला देती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी घर की तस्वीरें की बाथरूम की है, जहां पर जलने के बाद ये जो कलिंग है आपको नजर आ रही होगी। आसपास के लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। मौका इस सीन पर पहुंचे जब पता लगा कि हो सकता है जिस पिता की जलने से मौत हुई है वो शॉर्ट सर्किट से हुई है। लेकिन इस पूरे केस में, इस पूरे कड़ी में जब पुलिस ने जांच करना शुरू किया तो पता लगता है कि एक नाबालिग लड़के ने अपने पिता को मौत के घाट उतारने की एक परफेक्ट क्राइम करने का प्लान बनाया था। इस प्लान में एक और शख्स मौजूद था जो इस वक्त जेल से छूट चुका है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन पहली बार जब पुलिस जांच कर रही थी तो ऐसे सबूत कोर्ट के सामने रखे गए और बताया गया कि जो नाबालिग लड़की है, इसकी शैतानी खोपड़ी में अपने पिता को मारने के लिए जो भी बातें और प्लानिंग बनाई गई थी, उसमें उसी शख्स ने उसका साथ दिया। लेकिन उस घर में क्यों कोई और मौजूद नहीं था? कहाँ थी उसकी माँ? कहाँ थी उसके भाई? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। कैसे एक नाबालिग लड़की आराम से अपने पिता की मौत के घाट उतारती है और पूरी दुनिया के सामने स्वयं रचती है, ढोंग रचती है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, पापा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस प्यार में उसने किस तरीके से खंजर भोंक कर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। उसकी बना ये कहानी, आज जिस कहानी पे हम बात करेंगे, ये कहानी आई है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक बेंगलुरु है, वहाँ पे 18 अगस्त साल 2019 को रविवार का दिन था। सुबह के करीब 10:30 बजे के आसपास एक घर से धुआं उठने लगा और धुआं इतना तेज था कि लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही आग की लपटें जो थी वो धधकने लगी। और आप भी जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जो राजा जी नगर के क्षेत्र में पड़ता है। इसमें आप साफ और देखिए, हमने हाईलाइट भी, ये उस बाथरूम का है जो थोड़ा जला हुआ है। अब इसी बाथरूम में जो आग की लपटें हैं वो बहुत भयानक तरीके से बढ़ रही थी और आसपास में जो और लोग रहते थे जो देख रहे थे कि इस घर में बहुत तेज आग लगी हुई है। लेकिन तभी कुछ नेबर्स जो हैं वो एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं, यानी करीब 14 से 15 साल की एक बच्ची बहुत ही तेजी से रो रही थी, चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। अब ये देखते हैं कि जो पड़ोसी है वो अंदर आते हैं, दरवाजे से घुसते हैं और देखते की हैं कि 15 साल की लड़की, यानी जो उस घर की बेटी है, वो रो रही है और बाथरूम के पास वो खड़ी हुई है। कभी अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, घबराई हुई है और उसके हाथ जो है जल गए हैं, मतलब उस पे जलने के निशान बने हुए हैं और आग से बहुत ज़्यादा उसका चेहरा लाल पड़ गया है और वो रोए जा रही है। आंखें लाल हो गई है और बहुत घबराई हुई है। ये देखते ही फौरन पुलिस को कॉल किया जाता है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके वारदात पर पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद उस आग को बुझाया जाता है।
आप यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फायर ब्रिगेड्स को इस बाथरूम में लगी आग को बुझाने के लिए। अब जो पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, वो जैसे ही बाथरूम के अंदर जब आग बुझती है, दाखिल होती है, तो वहाँ देखती है कि करीब से करीब एक 45 से 50 साल के बीच का एक शख्स जो है, उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी सांसें नहीं चल रही है और वो जल भी गया है। अब इंस्टिगेशन होता है कि किसके घर गए थे, वहाँ के बारे में पता लगाया जाता है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो शख्स है जिनकी मौत हुई है, ये कपड़ा व्यापारी है, राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन करीब 20 सालों से आकर ये बेंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पर इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। इनकी पत्नी है, इनका एक छोटा बेटा है, एक बेटी है और घर में जिस वक्त आग लगी, सुबह के वक्त उस वक्त सिर्फ बेटी ही मौजूद थी जो कि रो रही थी। अब पुलिस की जो टीम है वो उस बच्ची से पूछताछ करती है, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई होती है। वो बार बार बोलती है, मेरे पापा बच जाओ, मेरे पापा को बचा लो और मेरे पापा को बचा लो, मेरे पापा को बचा लो। जब पुलिस की टीम जाती है, उसके सामने भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उसको एक कोने में बिठाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि बेटा आखिर हुआ क्या, ये आग कैसे लगी, क्या कुछ बता सकते हो? अब जब लड़की पहली बार बताती है कि घर के बाथरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो पुलिस है जो है पूरे क्राइम सीन को देखती है और उस जगह को देखती है और पुलिस को भी पहली नज़र में यही लगता है कि हाँ, आग इसी तरह लगी है। अब एक तरफ बच्ची रोए जा रही है, घर में कोई है नहीं, तो पुलिस बाकी और डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि दरअसल जो जय कुमार है जिनकी डेथ हुई है, वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को तमिलनाडु छोड़ने गए थे और एक रोज पहले उन्हें स्टेशन तक छोड़कर आए हैं। उनका कोई फैमिली फंक्शन था तमिलनाडु पे, वहाँ से जो उनकी पत्नी है, बेटे थे, बेटी और ये खुद जो जय कुमार है, ये घर पे ही रुके हुए थे। इसीलिए ये एक दिन पहले यहाँ से गए थे रेलवे स्टेशन पर लेकर, वहाँ उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ा, फिर वापस घर आ जाते हैं और अगले ही दिन सुबह सुबह आग लग जाती है। अब इस वक्त जब पुलिस पूरे घर में नजर दौड़ा रही थी, हर कमरा देख रही थी, हर बाथरूम देख रही थी, तो उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी और वो करीब 18 से 19 साल का लड़का भी मौजूद था। अब पुलिस की टीम जब उस लड़के से पूछती है कि ये लड़का कौन है, तब लड़की बताती है कि ये मेरा दोस्त है और पापा जल गए थे तो ये भी मदद कर रहा था उनकी आग बुझाने में। अब ऐसे में जब पुलिस दोनों को देखती है तो उनको दिखता है साफ तौर पे कि जो हाथ है ना वो लड़की के भी जले हुए हैं, जिससे साफ होता है कि दोनों आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लड़के भी और लड़का भी। लेकिन पूरी कहानी जाननी थी, इसके लिए पुलिस की टीम उन लड़की और अच्छे से डिटेल निकालती है। वो रो रही थी, उसको समझा बुझा कर कुछ किसी तरीके से बस पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि कहानी सामने आ जाए, आखिर हुआ क्या। तो लड़की बताती है कि जो मेरे पापा जी हैं वो भाई और मम्मी को छोड़कर आए हैं और रात को आए हैं, फिर खाना बना हुआ था तो मैंने उन्हें खाना खिलाया और रात में उनको दूध पीने की आदत है, इसीलिए मैंने उन्हें दूध भी दिया था। तो सुबह अचानक उठे, नहाने के लिए बाथरूम गए होंगे और अचानक बस मैंने ये देखा कि मेरी जब आँख खुली तो बाथरूम से धुआं आ रहा था और फिर मैंने जैसे ही कुछ समझ पाती उससे पहले ही आग लग गई और आग इतनी ज़्यादा थी कि मैं तब तक अपने पापा के पास पहुंची। मैंने आग बुझाने की कोशिश की, तब तक आग की जो लपटें हैं पूरी तरह से फैल चुकी थी। यहाँ तक कि पुलिस को जो कहानी है वो एक एक करके पूरी समझ में आ गई थी। लेकिन लड़की की कहानी में उन्हें थोड़ा सा झोल लगा कि आखिर जब शॉर्ट सर्किट की बात हुई तो बाथरूम में जिस तरीके की आग लगी थी, जितनी भयानक बताई जा रही है, वो घर में कहीं और क्यों नहीं फैली। पुलिस के दिमाग में ये पहला जो था सवाल, कौन रहा। उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो आग है वो सिर्फ बाथरूम तक सीमित कैसे रह गया। अगर नेबर्स बोल रहे हैं कि इतनी भयंकर आग थी, बच्ची बता रही है कि इतनी भयंकर आग थी, शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वो वायरिंग होती है पूरे घर में जा रही है, कहीं ना कहीं लगी होती है, वहाँ तो आग क्यों नहीं लगी।
फैली सिर्फ बाथरूम में सिमट कर क्यों रह गया? पहला, दूसरा, या कि दूसरा करीब 10 बजे जो दोस्त है लड़की का, वो उसके घर पर क्या कर रहा है? ये जो सारे सवाल थे, ये पुलिस को समझ नहीं आ रहे थे कि इनका जवाब लेना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए पुलिस की टीम ने एक तय किया कि हम इस पूरे केस की डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसको एक हादसा नहीं मानेंगे। हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और मौका वारदात पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। जो शख्स है जिनकी डेथ हुई है जय कुमार, उनकी जो लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और फिर कहानी पूरी तरीके से टर्न लेती है जब फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट पेश करती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ लगती है। दरअसल जब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है तो उसमें ये तो पता चलता है कि आग लगी है, जो शरीर है जय कुमार का वो झुलस गया है, पूरी तरीके से जल गया है, लेकिन उस पर घाव भी मिलते हैं और उस पर लगा उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाते हैं डॉक्टर से, वो बाकायदा रिपोर्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि 17 जख्म के निशान हैं, 17 वार चाकू से या किसी नुकीले चीज से वार किया गया है, स्टेप किया गया है, और गले पर, हाथ पर, कमर पर इस तरीके की पुलिस को रिपोर्ट मिलती है। पहली चीज। दूसरी जो फॉरेंसिक टीम रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट में आता है कि घर पर जिस बेड पे यानी कि जिस बिस्तर पे जय कुमार सो रहे थे वहां पर खून की छींटें थी, दीवार पर खून की छींटें थी जिन्हें पोंछने की कोशिश की गई, और एक होता है ब्लड जो जाकर जम जाता है, और एक होता है जब ब्लड लगा हो उसको किसी ने ऐसे करके रगड़ के साफ साफ किया तो फैल जाता है। फॉरेंसिक जो टीम है वो मेंशन करती है कि रिपोर्ट में इस तरीके से पोंछे गए हैं, ऐसे निशान हमें उस घर से मिले हैं। पुलिस का दिमाग पहले ही ठनका हुआ था कि ये शॉर्ट सर्किट के बाद दूसरा वो लड़का वहां पर क्यों आया था सुबह सुबह। 2 सवाल उसके मन में जब जब जो रिपोर्ट आ जाती थी वो उनके दिमाग में और डाल देती थी, पुलिस की हो ना हो ये मर्डर है, इसकी प्लानिंग की गई है। अब पुलिस को सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना था आखिर वो लड़का है कौन से उस दिन उस बच्ची के घर आया हुआ था, उस लड़की के घर आया हुआ था। तो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उनमें उन्हें पता चलता है कि दरअसल जो लड़का है उसका नाम हम आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि मेंशन नहीं किया गया है, ऑर्डर नहीं दिया गया है। उसके तहत वो जो लड़का है उसके पिताजी हैं वो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, वो रोज़ पहले ही उनको जॉब से निकाल दिया गया था। उनकी उस फर्म के कई सारे लोगों को नौकरी से निकाला गया था। तो फिलहाल उनकी फैमिली इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतने ज़्यादा रेगुलर ऐसे पैसे नहीं आ रहे हैं, पर किसी तरीके से वो अपना गुजारा चला रहे हैं। अब वो जो लड़की है जो 10th क्लास में पढ़ती है, पुलिस जब पूरी डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि जय कुमार की जो बेटी है जो रो रही थी वो 10th क्लास में पढ़ती है। उनकी दोस्ती अपने से 3 साल सीनियर से यूँ कहें बीकॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एक स्टूडेंट है जो लड़का उसके साथ उसकी होती है। ना सिर्फ दोस्ती होती है जबकि पुलिस सारी कॉल डिटेल निकालती है, उन दोनों की भाव देखती है, उनकी बातचीत देखती है, तब पुलिस को पता लगता है कि जो लड़का है वो तो रिलेशनशिप में है उस लड़की के साथ। मतलब यहाँ पर अब जो एंगल दोस्ती का बना हुआ था ये दिख रहा था, दोनों के हाथ जले हुए थे, दोनों ने जय कुमार को बचाने की कोशिश की। ये कहानी अब पलटती हुई नजर आती है। पुलिस को ये पता लगता है कि दोनों के बीच में संबंध है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब यहाँ पर पुलिस को एक चीज दिमाग में आती है कि हो ना हो लड़की और लड़के के बीच में अफेयर है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना हो, इन दोनों ने मिलकर जय कुमार का कत्ल कर दिया क्योंकि खून की छींटे मिले हैं और साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्टेबिंग की बात भी सामने आई है। अब ये सारी कहानी निकलने के बाद पुलिस को जितनी मेंबर्स जो थे, पुलिस की पूरी टीम थी, वो हक्की बक्की रह जाती है। 15 साल की लड़की इतनी तगड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती है, कैसे अपने ही पिता की मौत के घाट उतार सकती है, आप समझिए।
कैसे एक फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस ने इस केस को सुलझाया, लेकिन आखिरकार जब ये जो केस है पूरा कोर्ट में पहुंचता है, कैसे जो गुनहगार हैं, यूं कहें जो बच्चे हैं, ये पुलिस के किस तरीके से बेवकूफ़ बना लेते हैं और कैसे कोर्ट भी जो है पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं अभी आपने सुनी, आपने एक 10वीं की पढ़ने वाली लड़की किस तरीके से अपने बाप को जान से मारने के लिए बेताब थी, आतुर थी और सोच रही थी कि कैसे भी अपने पिता को इस रास्ते से हटाकर मैं अपने सच्ची मोहब्बत के पास जाकर उसे गले से लिपट जाऊं। जो लिपटना और झपटने वाली जो चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से बेकाबू हुई, उसने अपने बाप को ही जिंदा जला दिया। अब जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से आप सुनने समझने की ज़रूरत है। क्यों और कैसे दरअसल ये जो लड़का है, इस लड़की को बाकायदा वरी किया जा चुका है, क्योंकि उसके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। लेकिन जो कहानी मैं आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है। क्या होता है इस कहानी में जिस तरीके से लड़की की जो रिलेशन है, जो लड़की का से पता चलता है, जो पिता है वो अक्सर नाराज रहते थे। बेटी से कहते हैं कि तुम उस लड़के से बातचीत नहीं करोगी। अब क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, उसके हाथ में स्मार्ट वाले फ़ोन आ गए हैं, लड़की के हाथ में भी फ़ोन आ गया था। लड़की के हाथ में फ़ोन आया है, आजकल कॉलिंग तो पैसा लगता नहीं है, तो नेट के रिचार्ज के साथ तो कॉलिंग की जो चीज़ें हैं मुफ्त मिल रही है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड के से जो उसमें 3 साल बड़ा है, उससे लगातार बातचीत चल रही थी। अब ये चीज़ जब बाप को पता लगती है तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप कहते नहीं हैं तुमने ये बहुत गलत किया, तुम्हें जब लड़के से बातचीत नहीं करनी है, तुम्हें उस लड़की से दूर रहना है। इस लड़की से फ़ोन छीन लिया जाता है और फ़ोन छीनने के बाद लड़की क्या करती है, लड़की अपने सारा दुख दर्द जो घर में उसके साथ बीत रहा है अपने बॉयफ्रेंड को बताती है। बॉयफ्रेंड क्या करता है, बॉयफ्रेंड उसे अच्छी सलाह देने के बजाय उन्हें ये समझाता है कि सुनो, हम दोनों बात करना बंद नहीं कर सकते हैं, एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें एक नया फ़ोन ला कर देता हूँ। और ये बॉयफ्रेंड कह रहा था, बॉयफ्रेंड जिसकी खुद की बाप की नौकरी जा चुकी थी, अपने बाप की नौकरी जाने के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड को एक नया फ़ोन ला कर देता है। फिर दोनों में बातचीत होती है। अब जब बाप को पता लगता है मैंने तो उसका फ़ोन ले लिया था, अभी किससे बात कर रही है, इसके साथ में फ़ोन कैसे आया, उसके बाद उसका फ़ोन दोबारा से छीन लिया जाता है। अब यहाँ पर जो लड़की है उसे लग रहा था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूं। फिर एक लड़की एक दिन झूठ बोलती है, वो कहती है कि पापा मम्मी मुझे अपनी सहेलियों के साथ बाहर घुमाने जाना है। अब पापा को लगता है कि ठीक है, लड़की कम से कम यहाँ से बाहर निकलेगी तो उस लड़के से, चंगुल से, चक्कर से तो बाहर तो आ जाएगी। इसके बाद लड़की है ये तो कहती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ 2-3 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, पिकनिक मनाने जा रही हूँ, कहीं घूमने जा रही हूँ। घर वाले हामी भर देते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, लड़की पहुँच जाती है मुंबई, जिसके साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। सहेली उसे कोई आता जाता नहीं है, मतलब कोई जान पहचान नहीं है उसकी। उसके बाद मुंबई में वो अपने माताजी को कॉल करके कहती है कि मैं मुंबई आ गई हूँ, मुंबई में एक फ़ोटो शूट है, क्योंकि मुझे मॉडलिंग पसंद है, इसीलिए मैं मॉडलिंग की फ़ोटो शूट करवा रही हूँ। कई फ़ोटो शूट हो चुके हैं मेरे और कई लाइनअप में भी है, तो फ़िलहाल के लिए मैं पाँच दिनों के लिए मुंबई में। अब मम्मी को लगता है ठीक है, जो बेटी है सहेलियों के साथ घूमने गई है, ठीक है मुंबई पहुंच गई है, चलो काम चल ही रहा है। लेकिन इस बीच उन सहेलियों से जो पिता है वो फ़ोन करके पूछते हैं कि बेटा बताओ हमारी बेटी कहाँ है, बेटी से बातचीत करवा दो, फ़ोन नहीं उठा रही है। अब सहेलियाँ कहती है कि अंकल आप किसकी बात कर रहे हो, वो तो हमारे साथ है ही नहीं, हम तो खुद बेंगलोर में हैं, आपकी बेटी शायद मुंबई चली गई थी ना, आप उससे बात करो। तो पूछते हैं कि मुंबई किसके साथ गई। तब सहेली बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। अब यहाँ पर बाप की स्थिति समझिए,
जिसने 2 बार ये कहा कि तुम्हें उस लड़के से बातचीत नहीं करना है, फोन ले लिया। जब उस बाप को पता चला कि बेटी सबसे छिपते छिपते मुंबई भाग गई है उस लड़के के साथ, और ये बताकर कि मैं 5 दिन के लिए जा रही हूँ, जब वो वहाँ से वापस आती है उस लड़की की जो पिटाई होती है, पिता करते हैं, बेल्ट से मारते हैं, हाथ पैर से चलाते हैं और कहते हैं कि तुम उस लड़की से दूर रहने की ज़रूरत है। अब जो लातों की भूत होते हैं बातों से नहीं मानने वाले हैं। यहाँ पर जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड से दोबारा कई बार मिलना हो रहा था, दोस्त दोबारा मिलने वाली बात, और कहती है कि देखो मेरी जो आज़ादी है वो पिताजी ने छीन ली है। मुझे हमेशा रोकते हैं, टोकते हैं, तुमसे बात करने के लिए मना करते हैं, मुझे घुटन हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पिंजरे के अंदर बंद हूँ और मुझे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एक कठपुतली की तरह नचाना चाह रहे हैं। अब उसकी बातों को बोल बोल कर बॉयफ्रेंड के दिमाग में इस तरीके से जहर भर दिया गया कि बॉयफ्रेंड को लगा कि जो लड़की है उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन अत्याचार किस तरीके से हो रहा है उसका बदला लेने के लिए बेटी प्लान बनाती है। प्लान ये बनाती है कि जो पिता है उसे इतना मारा पीटा जाता है, बेल्ट से मारा जाता, हाथ पैर चलाए जाते हैं, उस पर जो पिता को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत कैसी ख़त्म हो सकती है? तो ये हो सकती है पिता को रास्ते से हटाकर वही पिता जिसकी बदौलत वो स्कूल में पढ़ाई कर रही है, वही पिता जिसके बदौलत वो घर में खाना खा रही है, लेकिन वो इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने पिता के मौत के घाट कैसे उतारूं, क्योंकि हर वक्त घर में मम्मी और फिर छोटा भाई मौजूद रहता था। इनकी मौजूदगी में पिता के साथ कुछ करना ये कहीं से भी मुमकिन नहीं लग रहा था। फिर एक दिन उनके हाथ आता है, पता लगता है कि जो मम्मी है वो अपने छोटे भाई के साथ पांडुचेरी जा रही है किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करने के लिए। अब यहाँ से लड़की को लगा कि ये सबसे बेहतरीन मौका है पिता के साथ कुछ गलत करने का। नींद में जब पिता बहुत काम करके आते हैं तो जो बेटी है वो अपने पिता के पास दूध लेके जाती है, उसमें नींद की गोलियां मिला देती है और पिता पीते हैं, और पिता पीते ही एक गहरी नींद में सो जाते हैं। जब लड़की को लगा कि मैंने पिताजी को सुला दिया, लेकिन ये कैसे कंफर्म किया जाए कि पिताजी सोए हैं या नहीं, दवाइयों का असर हुआ है या नहीं, तो इसीलिए वो इंतजार करती है पापा का सोने का। और जैसे ही पापा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे, उसके बाद अपने पिता की छाती पर वो बैठती है और मुक्के पर मुक्के मारते हुए चली जाती है। और उसे लगता है कि एक बार अगर पापा ने आंख खोल दी तो मैं उन्हें कहूँगी कि पापा आपने शायद खराटे मार रहे थे, इसीलिए मैं आपको मार रही थी। लेकिन वो इंतजार कर रही थी कि अगर पापा ने कोई भी हरकत कर दी तो मैं उन्हें आज ही मौत के घाट उतार दूंगी। इसके बाद जब पिता आंख नहीं खोलते हैं, उसे विश्वास हो जाता है कि पिताजी तो सो चुके हैं, पापा सो चुके हैं, पापा को उठाने वाला कोई नहीं है, कोई दुनिया की ताकत पापा को नहीं उठा सकती है। इसके बाद वो कई कॉल करती है, और कॉल किसे करती है? अपने बॉयफ्रेंड को। मैं आपको टाइम बताता हूँ, लगभग 1:07 पर वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, फिर 3:27 पे कॉल करती है और क्या कहती है कि आज तो मकसद पूरा हो गया है, पापा सो गए हैं, आप फटाफट घर आ जाओ। उसके बाद हम अपने प्लान को भी एक्टिव करेंगे। प्लान भी क्या है वो बताएं ज़रूर, आपको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन ये जो मैं आपको कॉल टाइमिंग बता रही हूँ 1:27, मतलब ये जो वक्त था जब पहली बार लड़की को लगा कि पापा अच्छी तरीके से सो गए हैं, अपने गर्लफ्रेंड को कहती है कि फटाफट आ जाओ घर पर, हमें अपना काम पूरा करना है। 3:27 पे वो दोबारा कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ रह गए, अब तक आए क्यों नहीं? क्योंकि इस पूरे वारदात को 2 से ढाई घंटे हो चुके थे। उसे लग रहा था कि कहीं पापा अगर नींद से जाग गए, उससे पहले हमें काम पूरा करना पड़ेगा। फिर पुलिस के मुताबिक, मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस के मुताबिक 3:55 पर उनका दावा था कि जो लड़का है वो उस घर के अंदर मौजूद था। मतलब ये जो पूरी वारदात है वो 4 बजे के आसपास हुई है। अब आप पूछेंगे कि वारदात क्या हुई,
तो वारदात ये हुई कि लड़की और लड़के पुलिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक चाकू लेकर आते हैं। चाकू को भी किचन में रखे जाने वाला चाकू, उस चाकू से ये जो लड़की है बगल में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मेरे पिता को मौत की गहरी खाई में फेंक दो, जिसके बाद वो कभी इस दुनिया से उठ ना पाए। उसके बाद वो जो है लड़का है पुलिस के मुताबिक में बार बार कह रहा है, वो लड़का है जो कि 19 साल का है, उसका बॉयफ्रेंड है, उसके दिमाग में इस तरीके से जहर घोल दिया कि वो अपने गर्लफ्रेंड के पिता को 17 बार चाकुओं से गोदता है और इंतजार करता है कि उनकी सांसें थम जाएं, और सांसें को थमने के लिए वो उनका गला भी काट देता है। इसके बाद जो लाश थी वो वहीं पर पड़ी रहती है। इसके बाद वो जो लड़का था ये दोबारा चले जाता है और लगभग 6:30 बजे के आसपास ये वापस घर के अंदर दाखिल होता है। अभी भी लाश वहीं पर पड़ी हुई है। ये क्या करते हैं, जब ये लोग मार चुके थे, 17 बार चाकू मार चुके थे, ये बॉडी को ले जाकर बाथरूम में छोड़ देते हैं। और क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि जो खून बह रहा था उस खून को बहने से जो घर में फर्श थे साफ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन बाथरूम में अगर जो लाश के रखे देते हैं तो वो भी खून था, वो नालियों के जरिए नीचे वो जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि अब जो ये चाकू है मार रहे थे, वो बेड के दीवारों पर खून के छींटे लग चुके थे। बारी थे इस खून के छींटे को साफ करने और हर चीज़ एकदम क्लीन करने, परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की गई थी। दीवारों में जितने भी खून के छींटे लगे थे, इन्होंने बैठकर पोछा लगाकर हर एक खून के धब्बे को मिटाया, साफ किया, बेडशीट को साफ किया और फिर पिलो कवर को साफ किया और दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई क्राइम नहीं हुआ है। बॉडी अभी भी बाथरूम के अंदर रखी हुई है। इसके बाद क्या होता है, 6:30 बजे के करीब ये जो लड़का है दोबारा घर के अंदर आता है। फिर ये लड़की, सोचिए इसके अंदर हिम्मत कितनी है, ये रात भर सोई नहीं है। अपने पिता को मारने के बाद ये जाती है 8:30 बजे के आसपास पेट्रोल पंप और उस पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल लेकर आती है। और 10वीं में पढ़ने वाली लड़की की ये जो 10वीं में पढ़ने वाली की लड़की है, उसका सोचिए दिमाग किस कदर प्लानिंग कर रहा है। वो 1 महीने से जो प्लानिंग कर रही थी उसे अब अंजाम में पहुंचाने का मौका आ चुका था। वो जो 3 लीटर के पेट्रोल लेकर आती है, अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ढक्कन खोलो और इस पूरे बोतल को मेरे पिता के ऊपर उधेड़ दो, उसके बाद हम प्लान सीट एक्ट कम करेंगे। प्लान बी था पिता को उठाकर बाथरूम में डालना, पेट्रोल से उसको नहला देना। अब इसके बाद अब वो 3 लीटर जो पेट्रोल था बाथरूम में पूरा छिड़क देते हैं अच्छी तरीके से। अब शायद वो बचे थे या कुछ और कहे थे, शैतानी खोपड़ी इनकी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जब पेट्रोल उड़ता है, आपको समझ में आ गया कि आप पेट्रोल कभी हाथ में लगे तो आपको उड़ता हुआ नजर आएगा, तो आप लग सकते हैं। तो हाथ में तो आग लगेगा ही, हवा में भी आग लगती है। अब होता क्या है कि जब 3 लीटर पेट्रोल के ये लोग बाथरूम में डालते हैं तो जो बाथरूम का जो पूरा इलाका है, जो रूम है, उसमें भी गैस भर जाता है। अब ये आग लगने की कोशिश करते हैं उस बॉडी में, तो होता क्या है कि आग फटक से उसके बाथरूम से निकलकर हल्के से बाहर जो दोनों खड़े होकर देख रहे थे उनके हाथ पैर में भी लग जाते हैं और इस वजह से उन्हें चोट भी आती है। इसके बाद ये दिखाने की कोशिश करते हैं, इंतजार करते हैं कि पहले बॉडी अच्छी तरीके से जल जाए, कोई सबूत ना मिले। अब आग लग रही है तो ये अंदर की चीखने की, चिल्लाने की, ओवर एक्टिंग, एक बदकसूर करने शुरू कर देती है। आसपास के जो राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने देखा कि इस घर की बाथरूम के अंदर से बहुत बड़ी बड़ी लपटें निकल रही है। अब इस तरीके से इन्होंने जितने भी जो हीटर था बेसिन के आसपास हर जगह उसने जानबूझकर पेट्रोल डाल दिया, सब कुछ जलाकर राख हो गए। इसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है, आग को किसी तरीके से बड़ी मकसद के साथ बुझाया जाता है। बॉडी को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस बॉडी को 17 बार चाकुओं से गोदा गया है। उसका जो बॉडी है, उसकी जो बॉडी है, उसे गला काटा गया है, क्योंकि जब सब चीजें जल गई हो तो इतने बुरे तरीके से उसे जलाया गया था कि पहचान पाना ही मुश्किल हो रहा था। अब बच्चों को लगा कि
पुलिस तो नादान है, हम जैसे नादान हैं पुलिस भी नादान है। पुलिस कैसे पकड़ेगी? क्योंकि हमने तो परफेक्ट क्राइम कर दिया है, और क्योंकि मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तो पुलिस को भी लगेगा कि मैं तो नादान हूँ। 10वीं की बच्ची अपने बाप को कैसे मार सकती है? इसके बाद जैसे ही पूरा केस पुलिस के हाथ में लगता है, बड़े बड़े अफसर इस पर तहकीकात करते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तब पता लगता है कि जो नादान गुड़िया है, ये नादान गुड़िया नहीं, एक शैतानी और पापी गुड़िया है, जिसे अपने बाप को मारने के लिए एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी षड्यंत्र रचती है कि सिर्फ चाहती थी अपने अंदरूनी और मन की खुशी, और अपने मन की खुशी को पूरी करने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारकर उसे जला डाला। अब इसके बाद होता क्या है कि अब इस केस में हम पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। हमने जानने की कोशिश की कि अभी भी वो लड़की कहाँ पर है, क्या कर रही है। तो पता ये लगा कि पुलिस ने जिस तरीके से थ्योरी दी थी कि 355 पर ये जो लड़का है उस घर में मौजूद था, अब लड़की की वकील ने एक दलील दी कि लड़की के वकील ने ये दलील दी कि जो मेरे क्लाइंट है, जो लड़का है, वो जो बॉयफ्रेंड है, उसके पिता का कॉल 3:27 पर आया था और वो 6:57 तक था। 6:27 तक माफ कर दीजिए, उसी घर में मौजूद था। 6:27 पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है। इसीलिए इस पूरे केस में जिस तरीके से उस पर आरोप मढ़ा हुआ था, उसने उसे बाप की हत्या की गई है, कहीं ये भी साबित नहीं होता है। इसके बाद वो लड़की है, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास भेज जाता है, और उसके बाद ये तब तक जेल में है, और वो लड़का क्योंकि वो बालिग था, उसे सेक्शन कोर्ट में भेजा गया, और सेक्शन कोर्ट में 2 मई 2023-2019 का वाकया था। 2 मई 2023 को उसको बाकायदा बरी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी ठोस सबूत, ऐसे सबूत नहीं मिल रहे थे जिससे साबित हो सके कि एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के पिता की हत्या की हो, तो इसीलिए वो बरी हो चुका है। अब आप समझ चुके होंगे कि हम क्यों उस लड़के का नाम आपके सामने नहीं ले सकते हैं, लेकिन लड़की जिस तरीके से उसका कहना है कि वो खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड से अपने पिता का मर्डर करवा रही थी, उसने अपनी आंखों से देखा था, हर एक चाकू के साथ उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वो अपने बॉयफ्रेंड की ओर करीब जा रही थी। अभी भी वो सलाखों के पीछे है, लेकिन याद रखिए वो नाबालिग है, उसे ज्यादा दिन जेल में रखे भी नहीं, वो जल्दी बाहर आ जाएगी। तो हमने पता करने की कोशिश की कि लड़का जो है नाबालिग नहीं है, लड़का तो बालिग है। तो क्या फैमिली वालों कोई एक्शन लेने के बारे में सोचे या नहीं, अब उसे हमारी जानकारी है। जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसमें ये पता लगा कि जो लड़की है और लड़की के जो घर वाले हैं, यानी कि जो माता जी है और जो भाई है, दोनों ने ये फैसला किया कि वो अब इस पूरे मामले की हाई कोर्ट तक लेकर नहीं जाएंगे। जो फैसला कोर्ट की तरफ से आएगा उसके लिए मान्य है, और उस पर उसे कोई आगे की कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर मानते हैं कि उनके घर की जो बिटिया है, बिटिया कोई नादान परी नहीं है, वो एक शैतानी और पापी गुड़िया है, जिसने अपने पिता को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। तो फिलहाल के लिए इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितने भी लोग इस कहानी को सुने हैं, इस क्राइम को देखे हैं, अगर चाहते हैं कि आपके लिए कोई ऐसी स्टोरी, इन्वेस्टिगेशन स्टोरी को आप समझना चाहते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप ऐसी कौन सी स्टोरी और ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी आप सुनना पसंद करेंगे। तो फिलहाल देखते रहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत पसंद आई, तो एक लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ।